अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कुछ दोस्तों को क्रेडिट कार्ड बिल के हवाले से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं कि जब बिल रिसीव होता है और बाज़ दफ़ा ये हो जाता है कि जो कार्ड हमने यूज़ किया होता है, तो उसकी जो अमाउंट होती है, जो बिल आता है, वो हमारे पास अरेंजमेंट नहीं होती। तो उस पे फिर काफ़ी सारे चार्जेस भी पड़ते हैं, फिर कॉल्स भी आती हैं। उससे फिर ईसीआई भी जो आपको पता है कि जो क्रेडिट रिपोर्ट होती है, जो स्टेट बैंक जारी करता है, तो जब भी आप कोई फ़ाइनेंस फैसिलिटी चाह रहे हों, वो हर बैंक स्टेट बैंक से उसको रिकॉल करता है, तो उसमें आपका पूरा रिकॉर्ड भी आ रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों से कैसे बचा जाए? अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड की जो बिल की ड्यू डेट आ जाए और हमारे पास फंड्स ना हो, तो दोस्तों इसका भी एक सॉल्यूशन दिया है बैंक्स ने, लेकिन इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। तो उसमें काफ़ी सारी जो परेशानियाँ हैं, अगर आपके पास वो बिल अमाउंट रेंज नहीं हो रही, तो आप उससे बच सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं आपका बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। तो एक तो आपको ना क्रेडिट कार्ड बिल को ज़रा पढ़ना चाहिए। जब भी आपको किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड का बिल रिसीव होता है, तो उसके ऊपर जब आप टॉप पे देखेंगे, तो लेफ्ट साइड पे आपको कार्ड का नंबर नज़र आएगा। कार्ड के नंबर के आगे लिखा होगा जी स्टेटमेंट डेट। अब ये मैं अपनी कई पहली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि स्टेटमेंट डेट क्या होती है। जल्दी से बता देता हूँ दोबारा से कि स्टेटमेंट डेट वो होती है जिस डेट को आपका बिल जनरेट होता है। और एक तो आपने ये ज़हन में रखना है कि जो आपकी स्टेटमेंट डेट होती है ना कार्ड की, वो फॉर द लाइफ सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती, यानी हर महीने की वो सेम रहेगी। अगर 10 जनवरी है तो फरवरी 10 होगा, फिर मार्च होगा, ऐसे दिसंबर तक आपकी वो 10 डेट ही रहेगी, यानी हर महीने की 10 तारीख को ही आपका बिल जनरेट होना है। यानी 10 उससे पीछे 9, मतलब इससे पीछे आपने पिछली 10 के बाद से जितनी भी ट्रांजैक्शन की हैं, वो बिल आपका इस 10 को जनरेट होगा। कुछ पे किए हैं तो वो भी उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। अच्छा जी, उसके बाद आगे आपका आ रहा होता है करंट बिल। करंट बिल का मतलब ये होता है कि इस डेट तक आपकी इतनी अमाउंट आउटस्टैंड कर रही है और ये आपको पे करनी है। अच्छा, फॉर एग्जांपल वो आ जा आपकी आ गई जी 25,000 रुपया। अब आपके पास 25,000 मैनेज नहीं हो रहा। एक तो उसका बेहतरीन हल तो ये है कि आप वो अ, कोशिश करें कि फुल्ली किसी तरह से मैनेज हो जाए, तो उस इससे तो अच्छी बात ही नहीं है। अब हमारा सवाल क्योंकि है यही कि हमारे पास वो रेंज नहीं हो रहे, तो फिर मुझे क्या करना है? इसी के आगे ना आपको एक टर्म नज़र आ रही होगी, मिनिमम पेमेंट। अच्छा, ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर हमने ज़्यादा फोकस करना है। मिनिमम पेमेंट आप देखेंगे ना, अगर आपका बिल 25-26 हज़ार रुपया है, तो ये मिनिमम पेमेंट आ रहा होगा 500। यानी ये एक सर्टन अमाउंट होती है, नॉर्मली 1.5% होती है, लेकिन 500 से कम ये नहीं होती। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका बिल लाख रुपया है, तो मिनिमम पेमेंट में भी आपका 1500 रुपया है। अच्छा, इसके बाद फिर आ जाती है पेमेंट ड्यू डेट। अब ये भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो स्टेटमेंट डेट आपकी होती है ना बिल की, ये ड्यू डेट भी सेम ही रहती है तकरीबन। एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है, वो भी कब होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी जो आपकी स्टेटमेंट डेट होगी ना, उससे आपने 21 डेज ऐड कर लेने हैं, ये आपकी ड्यू डेट होगी। यानी अगर 10 किसी महीने की तारीख है आपकी स्टेटमेंट डेट, तो उसमें 21 आप ऐड कर लें, वो 31st बनेगी महीने का। आपका जो है ना वो 21 दिन का टाइम होता है जिसके अंदर आपने वो बिल पे करना होता है। अब मैंने कहा कि आगे पीछे कब हो सकती है, यानी फॉर एग्जाम्पल एक मंथ ही 30 दिनों का है, तो फिर ये शिफ्ट कर जाएगी अगले महीने की 1 तारीख को, यानी ये 21 डेज पूरे हुए हैं। तो ये तो एक सिंपल सी चीज़ हो गई। अब इसमें जो मिनिमम पेमेंट है ना, कुछ दोस्त कहते हैं जिसका फ़ायदा क्या होगा? अब आपके पास ये 25-26 हज़ार रुपया मैनेज नहीं हो रहा, तो आप एक तो जब आप अगर पे नहीं करेंगे, तो फिर आपको लेट पेमेंट चार्जेस फौरी से पड़ेंगे। वो हर बैंक के मुख्तलिफ होते हैं और वो मतलब ठीक-ठाक होते हैं। वो चार्जेस के ऊपर फिर एफईडी भी आपने पे करनी है। फिर ये भी एक थोड़ी-सी कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि ये जो अगर मैं पे नहीं करूँगा तो मार्कअप जो है ना मुझे इससे आगे पड़ेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। जिस डेट से आपने कार्ड को यूज़ किया है ना, वो पिछली डेट से ही आपको मार्कअप पड़ना शुरू हो जाएगा, अगर आपने बिल पे नहीं किया तो। अच्छा, मिनिमम पेमेंट का फ़ायदा क्या होता है? आपके पास 26,000 रेंज नहीं हो रहा, तो आप सिंपली ₹500 फौरी जमा करवा दें, यानी कि ड्यू डेट से पहले। अगर आपने मिनिमम पेमेंट जमा करवा दी, फ़ायदा क्या होगा? नंबर 1 तो आपको जो लेट पेमेंट चार्जेज़ है ना प्लस एक्साइज़ ड्यूटी है, वो हिट नहीं होगी, आप उससे बच जाएँगे। हाँ, मार्कअप आपको ज़रूर बैंक चार्ज करेगा क्योंकि आपने उसकी ड्यू डेट पे बिल पे नहीं किया। अच्छा, दूसरा फ़ायदा इसका क्या होगा कि आपकी जो ईसीआईबी में रिपोर्टिंग है, वो नहीं होगी, वो आपका रेगुलर ही रहेगा। तीसरी चीज़, जो आपको बैंक से कॉल आना शुरू हो जाती हैं और आपको एक बिल फिर जनरेट होता है फौरी से, उसके ऊपर आपने देखा होगा कि इमीडिएट लिखा होता है, ड्यू डेट के ऊपर लिखा होता है इमीडिएट, जैसे ही आपको मिले फौरी जमा करवा दें।
वो भी आपको रिसीव नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आप रेगुलर कैटेगरी के अंदर चल रहे हैं, सिर्फ आपको मार्कअप पड़ रहा है। अब उसके अंदर भी आपने कोशिश करनी है कि जितनी जल्दी हो सके उसको आप डिपॉजिट करवा दें, तो आप मार्कअप से भी बच जाएंगे। तो बेसिकली ये आज का हमारा टॉपिक था। काफ़ी दोस्त ये पूछते हैं कि जी ये मिनिमम पेमेंट होता क्या है, अगर पेमेंट रेंज ना हो तो हम अपनी CIVP को कैसे ओवरड्यू से बचा सकते हैं, या बैंक की जो रिकवरी की कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं उनसे कैसे बच सकते हैं। तो उसका हल दोस्तों ये जो एक टर्म है ना, मिनिमम पेमेंट, ये आपने इसको ज़रा फिर फॉलो करना है। और फिर जैसे ही आपके पास को फंड्स रेंज हो उसको आप फुल जमा करवा दें। उसका हल तो यही होता है कि आप एक दफ़ा किसी से पकड़ के डिपॉजिट करवाएं, उसके बाद उसको दोबारा आप, अब ये तो एक चोर रास्ता है, वो बता देता हूँ कि किसी भी जगह से स्वाइप करवा के वो अमाउंट दोबारा अपनी यूज़ कर लें, ज़रूरत पूरी कर लें, आपको मार्कअप से भी आप बच जाएंगे और आपका वो जो टाइम है वो भी आपको आगे मज़ीद मिल जाएगा। अगला बिल जनरेट होगा उसके बाद से फिर आप ये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग और भी करते हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने 2-3 बैंक्स के कार्ड बनवाए होते हैं। एक कार्ड को यूज़ किया, जब उसका ड्यू डेट आई, दूसरे को यूज़ करके उधर से यानी पेमेंट निकाली और इधर डिपॉजिट करवा दी। तो वो इस तरह से एक साइकिल चला रहे होते हैं। एनीवे ये एक लंबा काम हो जाएगा। हमारा आज का मेन मकसद ये था कि आपको मिनिमम पेमेंट के बारे में बता दूँ, और जो ये स्टेटमेंट के कार्ड्स की स्टेटमेंट के ऊपर जो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हम अंडरस्टैंड कर लें। मज़ीद अगर आपको इस हवाले से कोई क्यूरी हो, कोई बात आप पूछना चाह रहे हो, किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग में इशू हो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें, आपको फ़ौरी उसका जवाब मिलेगा।